हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम आज करंट की क्लासेस लेके आए हुए हैं। बच्चे, हमारा प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है कंटिन्यू अब चले और डेली बेस पे चले, और ताकि वो करंट अफेयर्स की जो क्लास है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ऐसा हम दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। ताकि करें, देखिए बच्चे, प्रियदर्शी आईएएस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे बच्चे हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेटों की कमी नहीं है। देखिए, सारे के सारे हमारे बच्चे यहाँ सिलेक्शन में आगे हैं। यहाँ हम लोगों की पहचान है, सिलेक्शन एक जिद है। हम लोगों की पहचान सिलेक्शन एक जिद है। जितना से ज़्यादा हम लोगों का स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में देखिए, सर भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एसपी प्रियदर्शी सर। इसके साथ साथ देखिए, जो भी बीपीएससी में हाल ही में जो बीपीएससी में रिजल्ट आया है, उस बीपीएससी में हमारे संस्थान ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। जो बच्चों ने प्रयास किया है, इसमें संस्थान का प्रयास ज़्यादा नहीं कह सकते, बच्चों का प्रयास ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने जी तोड़ के मेहनत किया था। तो बीपीएससी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ है। वो विद्यार्थी जो बीपीएससी में सफल हुए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ जो नए बच्चे आ रहे हैं अपने यहाँ तैयारी करने के लिए, उनको भी बहुत अच्छा, और उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बच्चे, करंट अफेयर्स में आज का डिस्कस करते हैं। मेरा नाम हरिशंकर है। आप सभी को करंट अफेयर्स और पॉलिटी का 2 सेक्शंस हमें लेना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम लोगों का टारगेट क्या है। तो आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि सिलेक्शन यूपीएससी और यूपी पीसीएस को लेकर या स्टेट पीसीएस को लेकर हमारा काम फोकस पे है कि जो भी स्टेट के बच्चे हैं, स्टेट के साथ साथ हमें कोशिश ये करना है कि हाँ, स्टेट के साथ साथ जितने भी अलग एग्जाम हैं, सपोज करिए जैसे एनडीए सीडीएस है, तो उसके लिए भी हमारी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे तैयार हो रही है और अपकमिंग हम लोग आने वाले हैं आपके शहर में। तो अभी हम लोगों का जो मेन मोटो है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जूनियर बैच चल रहा है हम लोगों का। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, 12th से ही बेसिक फाउंडेशन में कर रहे हैं, तो हम लोग बच्चे बेसिक फाउंडेशन का एक कोर्स लॉन्च किए हुए हैं जो 3 साल का है। उस 3 साल के अंतर्गत आपको सारी की सारी प्लानिंग बताया जाएगी, यूपीएससी की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि कैसे तैयारी करते हैं, और पूरी तैयारी के दौरान आपको कैसे एक अच्छा सा मेंटरशिप मिले, इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी, ठीक है। तो आइए हम करंट अफेयर्स के कुछ बात पे आज डिस्कस करते हैं। आपने बताया कि हम लोगों का जो सिर्फ सपना नहीं, एक संकल्प है। यूपीएससी में सिलेक्शन लेना एक मात्र सपना नहीं है, बल्कि हम सभी का संकल्प है। और सिर्फ ये तैयारी नहीं है, बल्कि एक तपस्या है। क्या है? तपस्या है। इसके साथ साथ ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, खुद को प्रूफ करने का एक जरिया है कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। एक लड़ाई लड़नी है खुद के लिए कि आत्म पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, सिलेक्शन हो सके, और हम सोसाइटी के लिए एक अच्छा सा नौकरशाह बने, इसके लिए हमारी कार्य है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपने प्लेटफॉर्म प्रियदर्शी इस प्लेटफॉर्म पे आपको आना होगा। चलिए, हाल ही के करंट में आप देख रहे होंगे, चर्चा में था एक करंट हाल ही में चर्चा में था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल, आप सभी को पता है हाल का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है। हाल का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना होगा बच्चे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इनके 22वें अध्यक्ष, कौन से 22वें अध्यक्ष के प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि 22वें जो अध्यक्ष हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है, एक डीके सुनील, दूसरा के रवि, तीसरा शशि शेखर, और चौथा जो है आशुतोष गोवारिकर। तो जल्दी से आप सभी एनालिसिस करिए कि आपका पहला ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें, और जल्दी से, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 22 चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। जल्दी से आइए देखते हैं, इसके कमेंट में आंसर देखते हैं बच्चे। के रवि के हाल ही में इन्हें भारत सरकार के रवि के को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष के रूप में
मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी होते हैं बच्चे, ठीक है। सीएमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1 मई 2026 को डॉक्टर डीके सुनील, देखिए ये भी है, डॉक्टर डीके सुनील जो सेवानिवृत्त हो रहे थे उनका इन्होंने स्थान लिया था। तो आपके परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में स्टेटमेंट में कि हाल के जो डायरेक्टर हैं, सीएमडी हैं, उन्होंने किनका स्थान लिया था। तो आप जल्दी से आप बता देंगे कि ये जो डॉक्टर डीके सुनील हैं, इनका स्थान जो है रवि के ने लिया है, ये हाल के सीएमडी हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानकारी करें तो आपको पता है बच्चे, पूरा नाम इसका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हाल बोलते हैं। इसके साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे? 1940 में। हाल की स्थापना कब हुई थी? 1940 में स्थापना हुई थी। इसके साथ ही इसमें उद्योगपति जो हैं, इन्होंने किसने स्थापना की? जो उद्योगपति तत्कालीन उस समय थे, श्री वालचंद्र हीराचंद्र ने की थी एक स्थापना हाल की। तो कहीं ना कहीं एक उद्योगपति थे वालचंद्र हीराचंद्र ने, इन्होंने स्थापना की वर्ष 1940 में। अब बच्चे हम बात करें कि हाल का मुख्यालय कहाँ है, तो हाल का मुख्यालय बच्चे हम बात करेंगे तो बेंगलुरु है। बेंगलुरु पता है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, वहां पे हाल का मुख्यालय है, ठीक है। अब बात करें कि कार्य क्या है हाल का, तो एरोस्पेस एवं रक्षा उत्पाद से संबंधित, जो भी एरो टेक्नोलॉजी से संबंधित है और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से संबंधित है, उनसे रिलेटेड सारा के सारा ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये किसके अधीन आता है? मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो बच्चे ये जो मंत्रालय है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल के जो प्रमुख कार्य हैं, आपने पता होगा कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स हैं, विमान इंजन हैं, उनका निर्माण करना इन्हीं का काम है, ठीक है। इसके साथ ही आपने हाल ही में देखा होगा तेजस अपने वायुसेना में शामिल की गई थी, ध्रुव शामिल की गई थी, और प्रचंड, ये इन सभी लोगों का जो उत्पादन हुआ था, जो हमारे लड़ाकू विमान थे, ये हाल के माध्यम से ही किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के रक्षा उत्पाद के अग्रणी भूमिका जिस प्रकार से डीआरडीओ करता है, उसी प्रकार से एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में ये करता है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्लाइड पे, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। आइए बच्चे जल्दी से। Who has been appointed as a chairperson of the बायोकॉन? बायोकॉन के चेयरपर्सन, बायोकॉन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी जिसे भी नियुक्ति से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बायोकॉन के अध्यक्ष, बायोकॉन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह, दूसरा ऑप्शन है प्रियंका मित्तल, तीसरा क्लेयर मजूमदार, और चौथा है सोमा मंडल। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, और जल्दी से आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की होगी तो इस इमेज से आप जल्दी करिए। ये बायोकॉन के संस्थापक भी हैं, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं बायोकॉन के ऑप्शन, जल्दी है ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें किरण मजूमदार, किरण मजूमदार बायोकॉन के ऑप्शन इसमें होगा, अध्यक्ष ही चेयरपर्सन के चुने गए हैं। आपको पता है कि भारत की प्रसिद्ध बायोटेक कंपनी है बायोकॉन, बायोटेक कंपनी है बायोकॉन। इनके चेयरपर्सन जो है किरण मजूमदार, ध्यान रखिए किरण मजूमदार को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? किरण मजूमदार को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब आप देखें तो बायोकॉन के जो संस्थापक भी हैं, इन्होंने बायोकॉन जो कंपनी है उनकी स्थापना भी की है। इसके साथ ही भारत के बायोटेक उद्योग में इनका अग्रणी उद्योगपतियों में इनका नाम है, ठीक है। अब एक बार बायोकॉन के बारे में समझ लेते हैं, भारत बायोकॉन की स्थापना। तो इसमें बच्चे इसकी स्थापना मजूमदार ने 1978 में की थी। कब? 1978 में। किसने, संस्थापक कौन थे? तो किरण मजूमदार, जिन्हें हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, ठीक है।
अब बायोकॉन का मुख्यालय देख लें तो इनका भी बेंगलुरु में और कर्नाटक में है। ठीक है, कार्य क्या है, क्षेत्र, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको, बायोफार्मेसी जो भी है, इससे रिलेटेड इनका काम है। अभी हाल ही में देखो कोरोना आया था बच्चे, तो उस दौरान बायोटेक्नोलॉजी का रोल बढ़ गया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित इनका भी है, वैक्सीन रिलेटेड होगा। और बायोटेक्नोलॉजी के आज एक नए ही अपॉर्चुनिटी है और उसमें अच्छा सा देखा जा रहा है रिसर्च में। तो थोड़ा सा इनके पर्सनल डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। तो पर्सनल में किरण मजूमदार जो शाह हैं, इनकी पर्सनल पे बात करते हैं तो इन्होंने भारत के बायोटेक क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के बायोटेक क्वीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके। भारत के बायोटेक क्वीन कहा जाता है, उन्होंने भारत के बायोटेक उद्योग में वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, बायोटेक के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसकी वजह से इन्हें पद्मश्री, इसके साथ ही इन्हीं की वजह से इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री 1989 में और पद्म भूषण 2005 में इन्हें दी गई थी। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस तो आपके इंपॉर्टेंट हो ही है। पहला तो बायोकॉन के स्थापना किसने किया था, तो आप बता देंगे कि बायोकॉन के जो स्थापक हैं, ये संस्थापक हैं जो किरण मजूमदार जी हैं। इसके साथ ही आप ये भी बताएंगे कि हाल ही में किसे सीएमडी चुना गया है, तो ये भी बता देंगे बायोकॉन के। अब इसके बारे में, अब बायोकॉन कंपनी जो है उसके बारे में अगर बताना चाहेंगे तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु है। इसके साथ ही किरण मजूमदार इनके संस्थापक हैं, ये देख लेंगे। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1989 में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है और पद्म भूषण 2005 में। एक बार फिर से फेस देख लेंगे, ये बायोकॉन के किरण मजूमदार शाह हैं, इन्हें ही एक उपलब्धि के लिए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन फिर उसी से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। Who has been appointed as the co-chair, क्या co-chair of the Saudi India Business Council, SIBC? क्या है बच्चे? SIBC क्या है? सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसे कहा जा रहा है कि को चेयर किसे चुना गया है, अर्थात सह अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये देखना है। तो इसमें ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है किरण मजूमदार, प्रियंका मित्तल, क्लेयर मजूमदार और नीता अंबानी। जल्दी से कमेंट भरिए। देखिए ये इमेज हम दिए हुए हैं आपको हिंट के लिए। इमेज किसका दिख रहा है आपको स्लाइड पे? इस इमेज से आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। तो बच्चे प्रियंका मित्तल को सऊदी अरब इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो को अध्यक्ष चुना गया है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच, क्या भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, आर्थिक सहयोग बनाने की दिशा में मजबूत कदम मानी जाती है। अब थोड़ी सी जानकारी कर लें कि सऊदी अरब और इंडिया बिजनेस काउंसिल के क्या कहानी है। तो इसमें हम देखेंगे दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक और निवेश के जो संबंध है, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक निवेश के संबंध है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये द्विपक्षीय व्यापार का एक परिषद है। 1-to-1 जो दो देश हैं, 1-to-1 में एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपने को चेयर होते हैं, उसके साथ डील अच्छे से होती है कि किसी भी चीज़ की कैसे बेहतर से समाधान निकालें जाए। इसीलिए ये बिजनेस काउंसिल होती है, SIBC। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है? दोनों देश की जो इंडस्ट्री है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने ट्रेड रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्क हैं, उनके बीच क्या है, उनके बीच पॉजिटिव अप्रोच रख के कार्य के लिए कार्य करना, पॉजिटिव अप्रोच बना के सहयोग के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करना। बच्चे आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें दो देशों के मध्य एक अच्छा से पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ एक कंट्री की एक अच्छा ब्रदरहुड के माध्यम से हमें रिलेशन को स्थापित करना चाहिए। और इसके बाद
उसको स्थापित करने के बाद हमें अपने कंट्री के हित को, जो देश है, देश हित को सर्वोपरि रखते हुए जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं, देश हित में करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे संगठनों का अस्तित्व आ जाता है कि बेहतर से बेहतर डिस्कशन के माध्यम से हम लोग कर ले। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन प्रियंका मित्तल। ठीक है, ये प्रियंका मित्तल है, इनका नाम क्या है, ये प्रियंका मित्तल हैं, जिन्हें सऊदी अरब इंडिया जो बिजनेस काउंसिल है उनका को चेयर बनाया गया। तो ठीक है बच्चे, इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छा है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द 57 एडिशन ऑफ IFFI। जल्दी से IFFI का कमेंट करिए, IFFI का कमेंट करिए कि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म किसी छोटे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं नेवी, एयरफोर्स या अन्य एग्जाम में, तो फुल फॉर्म और आपको भी पता रहना चाहिए क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि क्या है। तो ये फिल्म के क्षेत्र में पूछा गया है कि 57 जो संस्करण था फेस्टिवल के डायरेक्टर किसे चुना गया। तो आपको पता है कि गोवा में जो हुआ था, अभी हुआ था फिल्म फेस्टिवल। तो देखते हैं, जल्दी से गेस करिए कि इनका क्या नाम है। इन्हें 57 गोवा में हुआ था, 57 चुना गया था, आशुतोष गोवारिकर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, आशुतोष गोवारिकर। चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में। तो ऑप्शन सी हमारा आशुतोष गोवारिकर सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो बच्चे अभी आपके एग्जाम में एक पूछा जाएगा कि IFC जो है, IFFI का कहाँ पे वो हुआ था, फेस्टिवल का जो हुआ था, तो गोवा में हुआ था। कहाँ पे, और गोवा में हुआ। पहला क्वेश्चन यहाँ हो गया। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ है 57 में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो 57 हुआ था, 57 सीरियल में था, उसकी मैनेज करने के लिए इन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया था उस फेस्टिवल के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में की गई थी। आज़ादी के बाद ऐसा महसूस किया गया कि ऐसे कार्य सिनेमा के क्षेत्र में होना चाहिए पहल में, जिसमें फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को आकर्षित करके एक समाज में एक अलग उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि आप सभी को पता है कि जो फिल्म है वो समाज का दर्पण है एक प्रकार से। तो अगर हम फिल्म में अच्छे से सामाजिक का प्रतिचित्र करके समाज को दिखाएंगे तो एक अच्छा सा पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो है, इसके जो आयोजक हैं फिल्म फेस्टिवल के, भारत सरकार के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है और राष्ट्रीय फिल्म जो डेवलपमेंट है, विकास के निगम है, इन दोनों लोगों के सहयोग से ये फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो उद्देश्य क्या है, तो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को एक मंच पर, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को एक मंच पर स्थापित करने और के लिए फिल्म निर्माण में प्रोत्साहित करने का मुख्य कार्य है इनका। ठीक है, आशुतोष गोवारिकर का जो जन्म हुआ था, इसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट में जान लें तो 15 फरवरी 1964 में हुआ था। और ये भारतीय अब निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। इनके पर्सनल डेवलपमेंट से देख लें तो इन्होंने ऐतिहासिक सामाजिक रूप से फिल्मों में काम किया। आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी जो सुपर हिट हुई, इन्होंने डायरेक्टिंग किया था उसका। उसमें स्वदेश आपने मूवी देखी होगी। इसके साथ साथ अभी हाल ही में आई जोधा अकबर, जोधा अकबर जो फिल्म है उसमें भी इनका अमूल्य योगदान था। उसके लिए इन्हें कई बार ऐसे कार्यों के लिए फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला है। तो आप जल्दी से बताइए कि आशुतोष गोवारिकर को कब फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिला था। एक बार आप जल्दी से कमेंट में करिए, प्रियदर्शी आईएएस के चैनल पे जल्दी से कमेंट में करिए। ठीक है, चलिए बच्चे आते हैं
तो इस प्रकार से आपका ये भी देखिए, हम जब भी क्वेश्चंस को देखते हैं तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू से लेकर पूरी एक एक पार्ट को तोड़ के देखना पसंद करते हैं। जब एक एक चीज को तोड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि करंट अफेयर्स को हमें कैसे पढ़ना है, अपनी तैयारी में कैसे उसे जोर से धार देनी है, ये हमें देखना है, क्योंकि आपकी तैयारी में मेमोरी को धार देना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स उसमें आज के डेट में किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल कम से कम 20 से 25% के आसपास हो जा रहा है। और 20 से 25% जो है करंट अफेयर्स तो डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपका जब देखेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, करंट से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें करंट पर फोकस करना है और इसके साथ ही अपना आगे करना। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर दिख रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन। देखिए फिर आ गया, सेंट्रल फिल्म इंडस्ट्री चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी। सीबीएफसी के फुल फॉर्म ध्यान रखिए क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन है। ठीक है, इनके चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसे हिंदी में बोलते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जल्दी से आप देख रहे हैं, शशि शेखर वेम्पति आपके ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रसून जोशी है, आशुतोष गवारकर, शशि शेखर, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, शशि शेखर। देखिए इनका, शशि शेखर का जो फेस है ये देख लीजिए, इन्हें अध्यक्ष, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उनका अध्यक्ष चुना गया। चलिए अगला वाला देख लेते हैं कि इनके एक्सप्लेनेशन में क्या है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको पता है कि केंद्र सरकार ने इन्हें प्रसार भारती के पूर्व कार्यकारी जो सीईओ, इन्होंने प्रसार भारती के सीईओ ही हैं, पूर्व में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति। क्या नाम है, शशि शेखर वेम्पति। इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है सीबीएफसी। सीबीएफसी का क्या रोल है, क्या कार्य है। तो सीबीएफसी के बारे में देखते हैं बच्चे। तो इनकी भी स्थापना 1952 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई किस राज्य में है बच्चे, महाराष्ट्र में है। और इसकी बात करें मंत्रालय, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसके अंतर्गत ही आता है। इसके बाद में ये जो फिल्म है, ट्रेलर है, ये जो वृत्ति चित्र का मूल्यांकन और रेटिंग देना इनका काम है। आप सभी देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट ही फिल्म बन के आपके पास नहीं आ जाता है, वहाँ एक सेंसर बोर्ड होता है, उसे समाज के लिए कैसा है, वो फिल्म देखने लायक है या नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेट जारी होता है। तो वो कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर वहाँ कोई आपत्तिजनक बातें होती हैं तो वहाँ से निकाल दी जाती हैं। जैसे आपने देखा था बहुत सारे फिल्म में आपत्तिजनक पोस्ट आ जाते हैं, रील्स आ जाते हैं आपत्तिजनक, तो उसे काट के उस फिल्म में सोसाइटी के लिए हार्मफुल करके उसको हटा दिया जाता। तो इस प्रकार से कार्य इनका ये है, क्या करते हैं, फिल्म का इवेल्युएशन करते हैं और उसे रेटिंग देते हैं। इसके पहले कि जो सिनेमा घर जो टेलीविजन पे लगे, उससे सार्वजनिक होने से पहले की बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इनको कौन सा श्रेणी है। तो आपने देखा होगा जैसे ही फिल्म स्टार्ट होता है उसमें पहले सर्टिफिकेट से रिलेटेड आता है, एक यू सर्टिफिकेट अप्रतिबंधित है, अर्थात सभी आयु के वर्ग के बच्चे इस यू सर्टिफिकेट वाले मूवीज को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यूए लिख के आता होगा। अक्सर आप जब फिल्म देखने जाते होंगे तो पहले में ऐसे यू और ए करके दिखता होगा। तो उसमें बच्चे क्या है, उसमें क्या है कि वयस्क मार्गदर्शन के साथ प्रतिबंधित है, अर्थात 12 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता के मार्गदर्शन की सलाह दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, 12 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं तो उससे रिलेटेड ये दिया जाता है, यूए दिया जाता है। तो फिल्म में रिलेटेड जो चीजें आती है उसमें बच्चे आप लोग को पता है कि 12 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन की सलाह दी जाती है कि बच्चे ये मैनेज करें। अगला है ए लिख के आता होगा किसी सर्टिफिकेट में, ये केवल वयस्कों के लिए है, अर्थात केवल वयस्कों के लिए, अर्थात 18 प्लस के लिए है। तो इसमें ऐसे कई ऐसे मूवीज आपके सिनेमा घरों में दिखते हैं
जो बच्चों के लिए प्रतिबंध होते हैं वो केवल वयस्कों के लिए होते हैं। एक में एस लिख के आता है, एस विशेष तौर से ये दर्शक हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक तक ही सीमित है, उसे सब लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो एक सीक्रेट चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सेंसर बोर्ड है ये प्रमाणित करता है कि 4 भागों में सोसाइटी में बांट दिया, 1 2 3 4 यू ए और एस भाग में, कि किसे क्या देखना है। इसके बाद सोसाइटी के माध्यम से सिनेमा घरों में आपको फिल्म देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, हु हैज अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ एडमिशन ओवरसीइंग कमिटी AOC फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन ओवरसीइंग कमिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जब ऐसी आएगी कमेटी का अध्यक्ष चुनने के बाद, तो आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है जस्टिस बी मनोहर, जस्टिस रामचंद्र दत्तात्रेय हुड्डा है, अगला जस्टिस रंजन गोगोई है और जस्टिस उदय ललित है। तो जल्दी से ऑप्शंस में बताइए कमेंट करके कि कौन सा ये ऑप्शन हो सकता है। तो बच्चे जल्दी से आपको हिंट दे देते हैं, इमेज पहले लगा दिए हैं हिंट देने के लिए। ये सबसे हमारी की ताकि आप सभी जान जाएं। देखिए विजुलाइज तरीके से सीखना चीजों को बहुत जरूरी होती है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, इसका क्या है। तो रामचंद्र दत्तात्रेय हुड्डा जो हैं, इन्हें हाल ही में ये चीज पे AOC पे चुना गया था। क्या था? AOC का अध्यक्ष चुना गया था। AOC आपको पता है कि एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी है, इसके माध्यम से ये क्या है, ये जस्टिस हैं, ये कर्नाटक हाई कोर्ट में के माध्यम से इनका चयन हुआ था। तो इसमें देखते हैं आगे कि ये समिति करती क्या है कि जो व्यावसायिक आपने पाठ्यक्रम देखे होंगे MBBS की या BDS की या फिर इंजीनियरिंग और फार्मेसी आदि में जो प्रवेश प्रक्रिया की ये निगरानी करती है, ठीक है। इसके साथ ही इनका ये उद्देश्य है कि पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप जो भी प्रक्रिया है वो सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये AOC का रोल है, ठीक है। इसके साथ अगला देखें तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, निजी और सरकारी संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर भी नजर रखते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाती है फीस की, तो उसमें दिक्कत आती है। कभी कभी आरक्षित जो सीट होती है उस पर भी किसी का कब्जा हो जाता है, तो उस पर आप इसके माध्यम से आप प्रवेश से संबंधित अपनी जो हक है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हमारे लिए है, तो उसकी निगरानी के लिए AOC बनी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरल क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये तो आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी ही बता देंगे, इसमें कोई आपको नहीं होगा। पहला ऑप्शन ये है रविंद्र टक्कर, दूसरा ऑप्शन है कुमार मंगलम, तीसरा ऑप्शन है सुनील मित्तल और चौथा ऑप्शन है गौतम अडानी। तो जल्दी से ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, जो कुमार मित्तल हैं, कुमार मंगलम बिरला है, देखिए आपको फेस दिख रहा होगा, ये VI जो वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है, इनके पूरी की पूरी जो टीम है, इनके माध्यम से आज हम लोगों को डेटा और आटा लालू जी का मिल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कुमार मंगलम बिरला जो है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। नियुक्ति में जो कंपनी का पुनर्गठन और दूरसंचार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयासों का हिस्सा करते। जो वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम जानकारी करें तो इसकी स्थापना ज़्यादा नहीं, 2018 में वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी इंडिया सेलुलर के साथ विलय। आपने पता है कि 2018 से पहले एक नेटवर्क हुआ करता था, सेलुलर नेटवर्क, आइडिया सेलुलर, उसका मर्ज करके वोडाफोन इंडिया में एक VI नेटवर्क बना दिया गया। VI नेटवर्क आप सभी को पता होगा, जो एक सबसे अच्छा भारत का नेटवर्क के श्रेणी में है। इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ दूर संचार के क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र है। इसके साथ ही इनके जो ब्रांड है, इनके ब्रांड का नाम VI है, वोडाफोन इंडिया है, ठीक है।
अगर हम इनके पर्सनल चीजों पे बात करें कुमार मंगलम के, तो इन्हें ये आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आदित्य बिरला ग्रुप आपको पता होगा कि कौन सी कंपनी है। यही आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में जल्दी से कमेंट में बताइए कि इनका पहले क्या रोल था, आदित्य बिरला ग्रुप की पूर्व कंपनी कौन सी थी, क्या कार्य करती थी। ये भारत के उद्योगपतियों में से एक है, ये भारत के उद्योगपतियों में से एक है। इनका कार्य क्या था, दूरसंचार। तो इसके साथ साथ आपने बहुत पुराने देखे होंगे सीमेंट है, आदित्य बिरला सीमेंट आपने जाना होगा। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री, धातु, वित्तीय, फाइनेंशियल इंक्लूजन, समाज को फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए भी इन्होंने काम किया है। ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी इन्होंने काम किया जिसमें भारत के बिजनेस को बूस्ट मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया के जो वो हैं अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम जी को चुना गया है। उसके साथ ही तो इस प्रकार से बच्चे आप सभी ने देखा कि करंट अफेयर्स को कैसे हम पढ़ते हैं, हमें ये समझ में आया आज। करंट अफेयर्स में अक्सर हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते चले जाते हैं। एग्जाम में देखते हैं कि मैगजीन हम ले लिए, कोई भी मैगजीन ले लिए, उस मैगजीन में 1 बाय 1 पढ़ते चले गए। बच्चे वो पढ़ लेंगे एग्जाम में, लेकिन कभी कभी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इन डेप्थ होते हैं। तो डेप्थ होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपके नीचे आपने पढ़ा है वन लाइनर में कि VI लिमिटेड की चेयरमैन कौन है, और वहीं से ठीक लेफ्ट क्वेश्चंस लेते हुए VI लिमिटेड के ब्रांड पूछ दिया, स्थापना पूछ दिया, या फिर स्टैटिक्स पार्ट को उठाया तो आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित। अर्थात चर्चा में तो न्यूज में रहा वही चीज, जो न्यूज में चर्चा में रहा बच्चे वही चीज रहा, बिरला ग्रुप से ही था, VI लिमिटेड से ही था। लेकिन आपने केवल यही पढ़ा था कि VI लिमिटेड की चेयरमैन कौन थे, तो आपको पता था, लेकिन जो उसके सब पार्ट हैं वो नहीं पता था। तो उसके सब पार्ट को भी मजबूती से जानकारी करना है, और सब पार्ट जितने हो सकते हैं उनको एक बार स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। अब स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फायदा हो जाता है, जब आप स्टैटिक पढ़ते हैं और डायनेमिक पढ़ते हैं तो डायनेमिक में तो आपका करंट कवर हो जाएगा, जो हमेशा बदलता रहता है, डे बाय डे बदल जाएगा, ईयरली बदल जाएगा। हमें तो डायनेमिक वाला जितने पोजीशन है हर ईयर में हमें, हर 6 मंथ में हमें रेडी करना होता है। लेकिन आपका स्टैटिक नहीं बदलता, स्टैटिक आपका वही होगा। अगर आपने VI का पूछा है, VI का स्थापना तो 2018 में हुआ था, तो ये नहीं चेंज होने वाला है। हाँ, इसके अध्यक्ष चेंज हो जाएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टॉक में, स्टोरेज में रहेगा। तो इस प्रकार से हमें करना है, इस प्रकार से हमें ये देखना है कि करंट अफेयर्स का क्या रोल है। और आपका करंट अफेयर्स जो प्रियदर्शी प्लेटफॉर्म है, इस पे हम आपको डेली कंटिन्यू एक शो के रूप में शूट करके और बिल्कुल इजीली वे में, आसानी तरीके से, ताकि आपको समझने में बहुत सहूलियत हो और आपको ज़्यादा समय ना ले उस करंट में, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट अफेयर्स को कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियदर्शी IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तब तक के लिए धन्यवाद।